नमस्ते। वाह, इतने जय हिंद भी बोलना है? ओके ओके, सॉरी, सनबीम में जय हिंद बोलते हैं। तो नो गुड मॉर्निंग, नो गुड आफ्टरनून, जय हिंद। तो फिर जय हिंद तो थोड़ा जोश से बोलते हैं। 1 2 3 हिंद। वेरी गुड। तो नमस्कार दर्शकों, मैं चेतन भगत और मैं भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में हूँ, जिसे बनारस भी बोलते हैं, काशी भी बोलते हैं। लोग कहते हैं कि ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है और ये शहर दुनिया का, भारत का ही नहीं, दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से है। मतलब जब भारत भी नहीं होता था, बनारस होता था। ये इतना पहले का शहर है। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले का है तो आज इसकी कोई महत्वता नहीं है, भाई पुराना है। आज भी जैसे यूथ कहता है, ये रॉकिंग सिटी है। और मुझे ये बहुत पहले पता थी बात, तभी आप लोगों ने मेरी बुक पढ़ी है रेवोल्यूशन 2020, जो बनारस में सेट थी 2011 में। और उसके बाद और भी रॉकिंग हो गई है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और अभी हम चुनाव के बीच हैं। 1 जून को है आपका, आप लोग वोट देने जा रहे हैं? सब के सब? तो जो पूरे देश में भी यूथ देख रहा हो, उनको मैं यही बोलूँगा कि इंस्टाग्राम कहीं नहीं जा रहा, रील्स कहीं नहीं जा रहे, यूट्यूब कहीं नहीं जा रहा, वोट देके आ जाना। और आज का जो मुद्दा है बहुत ही दिलचस्प है एक तरह से, और एक तरह से कठिन भी है, लेकिन जो कठिन होता है उसी में मज़ा आता है। और वो मुद्दा ये है कि धर्म और जाति की राजनीति। हालांकि जब भी पॉलिटिक्स की डिस्कशन होती है, बात विकास की होती है, सुशासन की होती है, भ्रष्टाचार की होती है, महंगाई की होती है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि धर्म और जाति भारत में जब लोग वोट करते हैं, इसको नज़र में रखते हैं। इसके पास, मेरे पास कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा भी है। मैं एक्सपर्ट्स को भी बुलाऊंगा और हमारे साथ बहुत सीनियर नेता भी हैं आपके स्टेट के, उनको भी बुलाऊंगा। और मोर देन एनीथिंग, मैं आपकी बातें सुनना चाहूँगा। सबसे पहले आएंगे बीजेपी के दयाशंकर मिश्रा जी, जो अभी भी ये आयुष मंत्री हैं, सरकार में हैं। और इनके साथ समाजवादी पार्टी के मनोज राय जी, जो उनके प्रवक्ता हैं। आइए सर। और इनके साथ साथ हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स भी हैं, जो इस मुद्दे पे अपनी एक्सपर्ट राय देंगे। वो हैं विजय त्रिवेदी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आइए सर। और प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रोफेसर हैं। आइए सर। और मेरे साथ मेरा सपोर्ट देंगी मेरी को एंकर शिरीन, जो यहाँ पे हैं। शिरीन, आप ही को सबसे इम्पॉर्टेंट जवाब लेने हैं, लोगों से पूछना है, धर्म के नाम पे वोट पड़ते हैं या नहीं पड़ते। एटलीस्ट एक डेटा सेट मेरे पास है। लाइक आई सेड, सीक्रेट बैलेट है इंडिया में, हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता होता, तो सर्वे से ही पता लग सकता है। एक प्यू रिसर्च सेंटर का सर्वे है कि जैसे 2019 में बीजेपी को मिले हिंदू वोट, उत्तर भारत में 68%, मध्य भारत में 65%, पूर्वी में 46%, उत्तर पूर्वी में 73%, पश्चिमी में 56%, दक्षिण में 19%। सिमिलरली अगर आप मुस्लिम वोट को देखें तो जहाँ पे कांग्रेस जब बीजेपी से सीधा मुकाबला वाले राज्यों में 72 से 78% लोग, मुसलमान लोग, कांग्रेस को वोट देते हैं। ऐसे कई डेटा पॉइंट्स हैं। मैं ज़्यादा, और 2019 में बीजेपी को सिर्फ 8% मुसलमानों ने वोट दिया, कांग्रेस को 33। लाइक आई सेड, ये सर्वे हैं, ये डेटा है, लेकिन आज हम असली वोटर्स की बात सुनने आए हैं। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि आपको लगता है धर्म और जाति पे राजनीति होती है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और आपका इस पे क्या व्यू है? सो प्लीज गर्ल्स, बॉयज, प्लीज रेज योर हैंड। शिरीन विल कम टू यू। बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हम वाराणसी धर्म की नगरी में हैं, और धर्म और जाति ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारे भविष्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यही जानने के लिए हम आए हैं। तो जल्दी से हाथ अपने उठाइएगा। चलिए, शुरुआत आपसे ही करती हूँ। बताइए नाम अपना, और ये कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है कि ये मुद्दे हैं आपके लिए। सर, आई एम उत्कांशी चतुर्वेदी, स्टूडेंट ऑफ सनबीम वुमेंस कॉलेज वरुणा। एंड सर, मेरा ओपिनियन ये है कि धर्म और जाति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान के घर से सब एक बराबर बनकर आते हैं। इंसानों ने उनको बांटा है, वो बात अलग है। इसलिए सर, धर्म और जाति नहीं होनी चाहिए।
सबको एक बराबर हक मिलना चाहिए। जैसा कि अभी बीजेपी कर रही है, मैं पर्सनली नहीं कहूँगी कि मस्जिदों को हटाकर मंदिर बनाए जा रहे हैं। मंदिर बनाइए लेकिन मस्जिदों को मत हटाइए, क्योंकि वो भी उनका भगवान है। ज्ञानवापी मुद्दा यहाँ पे भी एक काफी चालू है। मैं थैंक यू फॉर कमेंट। मैं कहूँगा छोटे छोटे देना बेटे, ताकि मैं औरों के पास भी जा सकूँ। मेरा नाम नीलू सोनकर है, मैं सनबीम वरुणा की छात्रा हूँ। मेरा ये ओपिनियन है कि अगर ऐसे ही जात और ये रिलीजन पे अगर हम पॉलिटिक्स करेंगे तो हमारा जो नेशनल बिल्डिंग है वो कहीं ना कहीं लैक हो जाएगा डेवलपमेंट में और कहीं और भी मामले में। मेरा नाम आद्या अग्रवाल है और मैं सनबीम वुमेंस कॉलेज वरुणा की छात्र हूँ। मेरा बस यही कहना है कि जो हमारे राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। ओके और कोई इधर? ओके, जय हिंद सर, मेरा नाम शुभांगी सिंह है एंड सनबीम वुमेंस कॉलेज फ्रॉम भगवानपुर की छात्रा हैं। मेरा यही ओपिनियन है कि ये सच्चाई है और बहुत ब्रूटल सच्चाई है कि भारत जिसमें इतने प्रकार के धर्म हैं, यहाँ पे इलेक्शंस और वोट ज़रूर इस मुद्दे पर होते हैं और धर्म के बेसिस पे वो पढ़ते हैं कि रियलिटी है, आप माने चाहे ना माने। बच्चे कह रहे हैं कि होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। तो चलिए हम सपा वालों से शुरू करते हैं। आप बताइए सर, आपका क्या रिएक्शन है इन पे? बच्चे कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, विकास पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन जाति, कास्ट, रिलीजन ये सब सुनते हैं हम, कास्ट इक्वेशन समझनी है, रिलीजियस इक्वेशन समझनी है, तो ऐसा अब आपकी राय? देखिए, ये सच्चाई है कि हम जिस जात में पैदा होते हैं, जिस धर्म में पैदा होते हैं, उसी को लेके मरते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जाति की बात या जाति जनगणना की बात समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस के लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम भागीदारी देने की बात करते हैं। आप हिस्सेदारी और भागीदारी अगर नहीं दीजिएगा, कोई कमज़ोर है, हमारे घर में मान लीजिए कि एक बेटा है अभी, तो कोई रसगुल्ले आए या कोई टॉफ़ी आई तो उसको एक है, दो अगर मैं लाया तो दोनों उसको मिलता है। लेकिन अगर दूसरा बेटा हुआ तो वो दो आता है तो एक उसको भी दिया जाता है और एक उसको भी दिया हो जाता है, बेटा या बेटी कुछ भी हो। तो अगर ये बड़ा वाला ये सोचे कि मेरी हिस्सेदारी छीनी जा रही है तो ये गलत है, क्योंकि जब तक आप इक्वल नहीं करिएगा, लोगों को बराबर नहीं करिएगा, तब तक ना आप तरक्की कर सकते हैं, न देश तरक्की कर सकता है, न समाज तरक्की कर सकता है। क्योंकि बराबरी का दर्जा आपको देना चाहिए। बराबरी चाहे हमारी महिलाएं हैं, हम लोग जो है हमेशा समाजवादी लोग ये बात करते हैं कि महिलाओं को बराबरी का हिस्सा देना चाहिए। डॉक्टर लोहिया भी कहा करते थे। इन परिस्थितियों में जब कास्ट सेंसस की बात हो रही है, जाति जनगणना की बात इसलिए हम करते हैं कि हमको पता होना चाहिए कि हमारे किस भाई की आर्थिक स्थिति क्या है, पारिवारिक स्थिति क्या है। कोई आरक्षण देना, कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर। विकास का काम तो अंग्रेज भी करते थे, क्यों हम अंग्रेजों को हटाएं? इसलिए कि वो अत्याचार करते थे, वो बराबर सबको नहीं देखते थे। जो राजा लोग थे वो भी कुछ ना कुछ विकास करते थे, लेकिन राजा लोगों के कुछ ही खास लोग थे। इसी तरह अंग्रेजों के कुछ ही खास लोग थे जिनके हितों में वो फैसला करते थे। विकास तो बहुत किया, ट्रेन चलाया, सड़कें चलाई, बिजली चलाई, लेकिन जब हमारा संविधान बना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजों के हटाने के लिए सारे आज़ादी की लड़ाई में सारी जातियां और धर्म ने जिनको भी जितना हो सकता था उतना करके अंग्रेज को भगाया। और सरदार पटेल हो, चाहे नेहरू हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, सब लोगों ने मिल करके ये तय किया कि जो लोग पिछड़े हैं, जिनको समाज में नीचे का स्थान है, उनको जब हम बराबर लाएंगे तो वो हमारे हिसाब से चलेंगे, मतलब देश के हिसाब से चलेंगे और देश तरक्की करेगा। इसीलिए पिछले औरों को भी मौका देते हैं और आएंगे आपके पास सर वापस। सर वो कह रहे हैं काफ़ी चीज़ें, वो कह रहे हैं इसलिए जात ज़रूरी है, विकास तो अंग्रेज भी करते थे, उन्होंने कहा, उनके वर्ड्स हैं। जिस दल का गठन ही जाति के नाम पर हुआ हो, जिन लोगों ने जाति के नाम पर वोट लेने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए पूरे समाज को बांट के रखा हो, उन लोगों के लिए देश सर्वोपरि नहीं है। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए इस देश में न जाने कितने राजनीतिक दलों का गठन हुआ जिन लोगों ने जातियों के नाम पे पार्टी बना। किसी ने राष्ट्र को सर्वोपरि नहीं रखा। लेकिन आज इस देश का वर्तमान जानता है, यहाँ नई पीढ़ी के लोग बैठे हैं। मोदी जी ने कहा कि इस देश में 4 जातियाँ हैं। जिस गरीब को, किसान को, मजदूर को ये लोग अगड़े पिछड़े की बात करते रहे, लेकिन कभी किसी ने अपनी जाति को दिया कुछ नहीं। मोदी जी ने गरीबी के नाम पर इस देश के गरीबों को 4 करोड़ गरीबों को घर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि पिछले 70 वर्षों में गरीब को उसका हक मिलना चाहिए था? गरीब को अनाज देना, उसका भी उपहास करते हैं। किसी गरीब को रोटी देना, इसीलिए तो वो तड़प रहा है।
80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इस देश में पिछले लगातार कोरोना के काल से, जब लोगों के सामने रोटी के लाले थे, तो इस देश के 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन दिया, 4 करोड़ लोगों को घर दिया, 31 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड में इलाज की सुविधा दिया, इस देश की 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया, वो गरीब औरतें, ये सारी बातें उस इंसान ने किया जिसको देश गरीब का बेटा कहता है। गरीबी वो जानता था, दर्द उसको पता था, उसने अपनी माँ को देखा था दूसरों के घरों में बर्तन मांज के अपना घर चलाते हुए। उन्होंने फिर 10 करोड़ उज्ज्वला के वो कनेक्शन है जिन्होंने घरों से अपनी माँओं को धुएं से निजात दिलाया, उनकी आंखों में आंसू निकलना और उनके सर के माइग्रेन से मुक्ति दिलाया। 10 करोड़ महिलाओं को इस देश में इज्जत घर नाम देके शौचालय उपलब्ध कराया। मैं ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो इस पिछले 10 वर्ष की सरकार में, ये कोरे नारों की सरकार नहीं थी। इस सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। विजय सर। चेतन जी, मैं बच्चों से बात शुरू करता हूँ। बच्चों ने 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण की। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति दोनों हमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोनों चल रही है राजनीति में। ये बच्चे किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं, ज़्यादातर लोगों ने ये कहा। तो इसको मोटे तौर पर सच माना जाए तो उस पर हम आगे बात करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी बात की, समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी बात की। अब हकीकत क्या है? क्या देश में जाति की राजनीति नहीं हो रही, धर्म की राजनीति नहीं हो रही? ये बात ठीक है कि सरकार की योजनाएं किसी जाति या धर्म को लेकर नहीं चलती हैं, और कोई पार्टी धर्म की बात नहीं कर रही, जाति की बात नहीं कर रही, जैसे दयाशंकर जी ने जिक्र किया। लेकिन बात बात में इस बात का जिक्र करना कि हमारे 88 ओबीसी एमपी हैं, हमारे पास 29 मिनिस्टर जो हैं ओबीसी के हैं, हमारा प्रधानमंत्री ओबीसी का है, तो ये किस बात के लिए फोकस करना चाहते हैं यदि आप धर्म पर बात नहीं, जाति पर बात नहीं करना चाह रहे? या समाजवादी पार्टी में या इंडिया गठबंधन में जब जातिगत जनगणना की बात हो रही है, तो जब हम जाति के साथ चलना नहीं चाहते तो जातिगत जनगणना किस आधार पर कर रहे हैं? और सरकार की योजनाएं सभी के लिए होती हैं, ये इस सरकार की बात नहीं, सभी सरकारों में उसी तरह से योजनाएँ चलती हैं। लेकिन अब तो कुछ दलों में जातियाँ भी परिवार तक पहुँच गई हैं, परिवार ही जाति हो गई है, तो उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। और ये जो नौजवान पीढ़ी है, ये आपको जाति और धर्म पर रिजेक्ट कर रही है। यदि आप इसको जितना जल्दी समझ लेंगे, वो देश के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, आपके घर के लिए भी फ़ायदेमंद है। चेतन जी, बात ये है कि क्या है और क्या होना चाहिए, शायद उसमें कभी भी तारतम्यता होती नहीं है। लोकतंत्र समानता के बिना अधूरा होता है, पर सच्चाई ये है कि क्या सभी वास्तविक रूप में समान हैं? समान सभी हैं नहीं। जैसे ही लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र में संख्या आएगी, और संख्या आएगी तो बहुमत और अल्पमत होगा ही। अब जाति और धर्म दोनों ऐसे आधार हैं जिसके फॉल्ट लाइंस के आधार पर जनता का मोबिलाइजेशन बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए चाहे वो पहला चुनाव हो या आज़ादी के पहले के कोई चुनाव रहे हों, तब से लेकर अब तक कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें धर्म और जाति की भूमिका नहीं रही है, या धर्म और जाति के आधार पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं किया गया हो। और ये तब तक, जैसे बच्चे ये कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट इसको नहीं होने के लिए बहुत आवश्यक ये है कि जो संपदाएं हैं उनका वितरण बेहतर हो, जो साइज़ ऑफ द केक है वो बढ़े, क्योंकि जब तक साइज़ ऑफ केक नहीं बढ़ेगा, जब तक प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, तब तक ये फॉल्ट लाइंस रहेंगे, और इन फॉल्ट लाइंस का जो राजनीतिक फ़ायदा है वो लोग उठाते रहेंगे। तो इसीलिए अगर आप देखिए पिछले 10 वर्षों में ये क्यों ऐसा रहा है कि एक सकारात्मकता प्रतीत हो रही है, वो प्रतीत इसीलिए हो रही है कि शायद प्रॉस्पेरिटी थोड़ा बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि थोड़ी इकोनॉमी आपकी बढ़ती चली जा रही है जैसे जैसे। अब ये एक दिन का खेल तो है नहीं, इट विल टेक टाइम। ये आइडियलिज्म की बातें हुई अभी, लेकिन अभी कैंपेन चालू है। एक रिपोर्ट आई है EACPM, मतलब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ PM, मतलब आर्थिक सलाहकार परिषद, जिन्होंने अल्पसंख्यकों पर ये रिपोर्ट जारी की है। इसमें 1950 से लेके 2015 तक का कुछ डेटा है बाय रिलीजन। हालांकि हमारी अभी लेटेस्ट सेंसस नहीं हुआ है, लेकिन ये 1950 टू 2015 है, जस्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो हिंदू पॉपुलेशन है वो 84.68% थी 1950 में,
2015 में 78.06% हो गई है, मतलब 7.8% कम हुआ है। और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 9.84 से 14.09 हुआ है, मतलब एक तरह से 5% प्रोपोर्शनेट शेयर बढ़ा है। लेकिन अगर आप उसे मतलब डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर कर देंगे तो वो 43% भी हो जाता है, मतलब 14 एक तरह से 9.8 से 43% ज़्यादा है। दूसरी तरफ से भी अभी मैंने खुद सुना, ये आई थिंक इंडिया अलायंस के एक पार्टनर कह रहे थे कि ये 400 सीटें इसलिए कह रहे हैं कि आएंगी और फिर आरक्षण हटा देंगे, ये भी हो रहा है। तो ये भी फैक्ट है सर, है ना सर? तो ये सब भी हो रहा है, तो इसमें कौन सही है और कौन गलत है? देखिए, आपको मैं एक छोटी सी बात आज आपको बताऊं कि जिस दिन देश की आज़ादी का दिन था 1947 में, विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि इस देश को भारतीय कभी चला नहीं सकते। ये बातें आप सबके संज्ञान में होंगी। और आज बदले हुए दौर में उस विंस्टन चर्चिल का देश जो ब्रिटेन है, उसको एक भारतवंशी चला रहा। ये सभागार, और हम आयरलैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं, हम अमेरिका की कमला हैरिस की जाति, इस हिंदुस्तान का कोई नागरिक, कोई नहीं जानता कि ऋषि सुनक की जाति क्या है, कोई नहीं जानता कि कमला हैरिस की जाति क्या है। और तो और अमेरिका के राष्ट्रपति की रेस में जो 2 नाम सबसे ऊंचे हैं, उनकी भी हिंदुस्तान के लोग जाति नहीं जानना चाहते। हम नहीं जानते कि अनिरुद्ध जो मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, उनकी जाति क्या है। मनोज सर, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये बनारस के सबसे टॉप कॉलेज में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ बच्चे भी हैं, कैसे ये कह दे रहे हैं कि जातिवादी पार्टी कोई और है? अनुप्रिया पटेल की कौन सी जाति की पार्टी है? निषाद पार्टी कौन जात की पार्टी है? दोनों मिनिस्टर हैं, एक केंद्र में मिनिस्टर है, उसका हस्बैंड यहाँ उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर है। निषाद पार्टी के मिनिस्टर खुद ही मिनिस्टर हैं, उनके फादर, उनका बेटा जो है वो MP है। राजभर समाज के खुद मिनिस्टर हैं, खुद MP है। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में थे, आपने अभी तोड़ के उनकी जाति की वजह से उसको मिनिस्टर बनाया। आप कैसी बातें करते हैं? क्या सारे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही थोड़े शिक्षित होते हैं भाई? इस तरीके की बात कम से कम किसी और जगह डिबेट हो तो। जब देश का प्रधानमंत्री ये खुद कहता हो कि हम तेली जात से हैं, तो आप जात की बात कर रहे हैं। मतलब इस तरीके का आप व्यवहार कर रहे हैं आप अपने जनता के साथ, और सिर्फ झूठी बात। एक सवाल सही किसी ने उठाया, सारे देश तरक्की करते हैं, ऊपर जाते हैं, हम जमीन खोद रहे हैं कि पहले क्या था यहाँ पर, ये बताओ। अरे भाई आप खोदो, कौन रोक रहा है भाई? लेकिन ऊपर जाने के बारे में भी तो सोचो, ऊपर कैसे जाएंगे सर? मेरे को हमारा सेंसेक्स बढ़ेगा, डॉलर के मुकाबले हम कैसे खड़े होंगे, तब हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। ठीक है टीवी के प्रचार से नहीं बढ़ेगा। पर पहले 2-3 रिएक्शन ले लूं बच्चों से, फिर करते हैं। और बताइए जरा, ये जो धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगता है, इसे आप कैसे समझते हैं? जय हिंद सर, मेरा नाम अमीशा है और मैं सनबीम कॉलेज फॉर विमेन वाराणसी यहाँ से हूँ। सर, मेरा ये जो आपने सर बोला कि हम लोग गड्ढा खोद रहे हैं और हम लोग का विकास नहीं होगा क्योंकि सब तो ऊपर जा रहे हैं, हम नीचे खोद रहे हैं। सर, ये हम लोग शायद जानते होंगे कि दिल्ली सल्तनत जब से आया है, उस वक्त से ही यहाँ पर हिंदुओं के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, इनके खुद के भावनाओं को ठेस पहुँचाया गया है। बहुत सारे, सिर्फ काशी विश्वनाथ नहीं, बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जिनको दफना दिया गया, दबा दिया गया, तोड़ दिया गया। तो सर, ये कौन सा युवा है जो अपने ही पास्ट के बारे में जानना नहीं चाहेगा? सबसे पहले सर, मैं भारतीय हूँ और ये भारत की बात हो रही है। आपका पॉइंट समझ गए। ओके, वोट भविष्य का में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों ने बहुत सारे रिएक्शन दिए और आई मस्ट से कि हमारे साथ जो हमारे नेता हैं उन्होंने बहुत ध्यान से सुने और वो उस पर जवाब भी देना चाहते हैं। वो सिर्फ सुन के अनसुना नहीं करना चाहते। तो कौन है पहले? मैं शायद दयाशंकर जी को पहले बोलूँगा। सर, छोटा सा एक आध मिनट का, फिर उसके बाद आपका रिएक्शन। आप यहाँ हिस्ट्री के लोग बैठे होंगे। इस देश में गुप्त वंश के राजा की सीमाएं आपको पता होंगी, तो ईरान तक भारत का हिस्सा था। हम कंबोडिया के राजा कंबो 1200 साल तक हमने थाईलैंड में राम वंश का शासन था। दुनिया के बर्मा, वियतनाम, श्रीलंका, नेपाल, ये वो सारे देश हैं जिस पे भारत का कभी राज हुआ करता था, भारतवंशियों का। एक समय ऐसा आया कि आज़ादी के बाद इस देश के कुछ ऐसे चौराहे थे जिनको लाल चौक कहते थे, वो श्रीनगर की थी, जिस पे हम अपना तिरंगा नहीं फहरा पाते थे। इस देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ हिंदू कहना सांप्रदायिक माना जाता है। इस देश के कुछ ऐसे निचले हिस्से में इस देश के
उत्तरी भाग में या दक्षिण में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ के हम ध्वज नहीं फहरा सकते थे, जिनको हम तिरंगा कहते हैं और वंदे मातरम नहीं कह सकते थे। उस देश में ध्वज फहराने के लिए हमारे नेता ने अपने प्राणों का बलिदान किया। आज उस कश्मीर के माथे के 370 का कलंक 35A का अगर मिटाया तो इस वर्तमान की सरकार ने मिटाया। अगर हम अपने भगवान का घर बनाते हैं, भगवान रामलला तिरपाल में इनको पसंद है, लेकिन इनको भगवान रामलला का भव्य मंदिर पसंद नहीं है। बाबा विश्वनाथ का, और आज़ादी के बाद इस देश में पहला मंदिर जो बना सोमनाथ, आपको याद है 17 बार महमूद गजनवी ने जिस मंदिर को लूटने की नीयत से आक्रमण किया, अंततः वो कामयाब हुआ, उसने सोमनाथ तोड़ा था। उस सोमनाथ को कांग्रेस के शासन के दरमियान बनाने का प्रयास हुआ लेकिन नहीं हो पाया। उसका भी जीर्णोद्धार इस देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात की सत्ता में रहने के दरमियान किया। माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर, बाबा महाकाल का कॉरिडोर उज्जैन में, और बाबा विश्वनाथ का ये मंदिर बनाना अपने आराध्य का, हम हिंदुओं का देश है और हम हिंदू कहते हैं तो सांप्रदायिक माने जाते हैं। ये लोग अपने परिवारवाद में इस कदर डूबे हैं कि इनको देश दिखाई नहीं देता। इनको राष्ट्रवाद क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, ये नहीं जानते। फटाफट मनोहर जाए जी, आपका रिएक्शन। हम किसी ने कहा राम, जिसने राम को लाए हैं, पता नहीं राम कहाँ चले गए थे, हम तो नहीं जानते। हम भी, हमारे यहाँ भी साल में एक बार रामचरितमानस का पाठ होता है। खैर, राम मंदिर बना वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमने बनाया। आपने क्या किया? आपने रजिस्ट्री में वहाँ चोरी की, धांधलिया किया। और राम मंदिर जो अधिकारी जिसने बताया यहाँ मंदिर था, वो कौन था? वो एक मुस्लिम था। सर्वे ऑफ इंडिया का अधिकारी वो मुस्लिम था, उस देश का नागरिक था। जो सच था उसने सच को कहा और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, यहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। कोर्ट के फैसले से बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं, अभी एक छात्रा ने ये सवाल उठाया कि आप बंटवारे की बात कर रहे हैं। इसको आप गलत समझ रही हैं। हम बंटवारे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बराबरी की बात कर रहे हैं। सबको बराबर का हक होना चाहिए। अगर सोनकर आगे नहीं बढ़ेगा तो तरक्की नहीं होगी। अगर कोई और जाति का आदमी गुप्ता आगे नहीं बढ़ेगा तो तरक्की नहीं होगी। और एक बात ध्यान रखना, इस देश में बराबरी की बात करने वाले सारी बड़ी जातियों को लेते थे। चाहे डॉक्टर लोहिया रहे हो, चाहे जेपी रहे हो, चाहे राजनारायण जो इस धरती के थे, उन्होंने बराबरी की बात की, वो भी एक बड़ी जाति के थे, भूमिहार जाति से थे। चाहे कोई, जितने लोगों ने भी बराबरी की बात की वो सब बड़ी जाति के लोग थे, उनका बड़ा दिल था। इसलिए सबको बराबर हक दीजिए, अवसर दीजिए कि सब लोग आगे बढ़ें। हम क्यों नहीं, आप नौकरियां बढ़ा रहे हैं, आप क्यों सारे चीज बेच दे रहे हैं भाई? मैं आपकी बात, आपने पॉइंट किया। जाति पे आते मैं एक्सपर्ट्स का व्यू लेना चाहूंगा कि जब भी टिकट बंटते हैं, कोई पार्टी भी नहीं है ऐसा, इसमें कोई बीजेपी, वो एक सोच समझ के लेती है कि भाई कास्ट इक्वेशन, जैसे कास्ट इक्वेशन बोला जाता है, वो किया जाता है। तो मैं एक्सपर्ट्स को लेकर आता हूँ इसमें सर, क्योंकि ये एक तरह से कोई कह रहा है मैं तो भाई पिछड़े वर्ग को उठा रहा हूँ, आप मुझे जातिवाद पे कैसे एलिगेशन लगा सकते हो मेरे को? मैं तो माइनॉरिटीज़ की हेल्प कर रहा हूँ, मैं तो पिछड़े वर्ग की हेल्प कर रहा हूँ। तो और दूसरी तरफ से कहते हैं कि पर ऐसे करेंगे तो फिर ये तो देश बांटने का काम हो गया, स्पेशली इलेक्शन के टाइम। जी चेतन जी, एक तो पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये जो हम लोग काफ़ी दिनों से काफ़ी कॉलेजेस में जाकर आए हैं, लेकिन सनबीम की जो बच्चियाँ हैं उन्होंने जैसे परफॉर्म किया और जैसे सवाल किए हैं, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ सबको। देखिए, जाति को आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि जब टिकट दिए जाते हैं, टिकट बंटवारे में सबसे पहले जातियों का नंबर आता है। जो कैंडिडेट है वो भी अपनी जाति का आधार बताकर बताता है कि भाई मेरे पास इतना वोट है, इतनी जाति का वोट है। और पार्टियां भी न केवल टिकट देती हैं बल्कि उसको पब्लिसाइज भी करती हैं कि हमने ये टिकट बांटे हैं, 200 टिकट बांटे हैं, 200 टिकट में इतने लोग मुसलमान हैं, इतने हिंदू हैं, इतने यादव हैं, इतने राजपूत हैं, इतने राय। तो लगातार ये जाति और धर्म दोनों राजनीति के एक नेसेसरी इविल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। अब क्या उस नेसेसरी इविल के बिना हम जीत सकते हैं? क्योंकि हमने दयाशंकर जी की पार्टी ने तो पूरी तरह से तय किया है कि विनेबिलिटी केवल एक फैक्टर है जिसके आधार पर वो टिकट देते हैं। विनेबिलिटी के लिए वो मनोज जी के घर से भी ला सकते हैं, किसी और के घर से भी नया आदमी ला सकते हैं, भ्रष्ट को भी ला सकते हैं, जाति का भी ला सकते हैं, जिस जाति का विरोध कर रहे हैं उसको भी ला सकते हैं। और समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियां भी वही कर रही हैं। लेकिन एजुकेशन लेवल पर क्या करते हैं? जातिगत जनगणना की आपने बात की, बहुत बड़ा इशू रहा, पिछले दिनों काफ़ी चर्चा हुई। लेकिन इंडिया ब्लॉक जो हम लोग नॉन एनडीए ग्रुप है,
उसने जातिगत जनगणना की बात की। कांग्रेस की आज 4-5 राज्यों में सरकार है, वहाँ पर उन्होंने जातिगत जनगणना की बात नहीं की। उसको एग्जीक्यूट कर सकते थे, जैसे बिहार में किया गया। तो क्या हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हम सब लोगों को, वोटर्स को भरमाने के लिए यहाँ स्टेज पर उस बात का मौका लेते हैं, और जब काम करने का मौका आएगा, MY समीकरण की बात कौन करता है? समाजवादी पार्टी बता सकती है कि MY समीकरण से पूरी की पूरी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और जब बार बार आप रिलीजियस टूरिज़्म की बात कर रहे हो, राम मंदिर की बात कर रहे हो, तमाम तरह की बात कर रहे हो, 500 साल के अत्याचार की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप इनडायरेक्टली धर्म के सहारे से उस राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये मुखौटे को उतारने का वक्त है। या तो मुखौटे उतारिए या अपने अंदर झांकिए। विनेबिलिटी जो चंद्रचूड़ जी, विनेबिलिटी तो आती है, मतलब पब्लिक वोट देती है इस पे। जब तक पब्लिक वोट देती रहेगी इस बात पे, तब तक कैंडिडेट भी इसी हिसाब से ही चुने जाएंगे। तो इसका क्या समाधान है? देखिए चेतन जी, विनेबिलिटी एक फैक्टर है, और विनेबिलिटी के लिए बहुत सारी बातें की जाती है, और जाति और धर्म उसका एक भाग है। धर्म आस्था है, जाति अस्मिता है, और आस्था और अस्मिता हमेशा से समाज में रहेंगे। सवाल ये उठता है, मैं बस आपकी बात को और आगे बढ़ा दूं, कि विनेबिलिटी में आप पैसे को भी जोड़ लीजिए। मैंने कल भी एक इसी प्रोग्राम में कहा था कि इस चुनाव का खर्च, सभी खर्चों को जोड़ दिया जाए, इलेक्शन कमीशन और जितने प्रत्याशी हैं सभी लोकसभा क्षेत्रों के सभी प्रत्याशियों को जोड़ दिया जाए, उनके द्वारा किए गए सभी खर्च को जोड़ दिया जाए, तो लगभग 1,20,000 से 1,35,000 करोड़ के बीच में वो खर्च आएगा। अब जब वो खर्च आता है और एक कैंडिडेट उस आधार पर और चुनाव के लिए चुनाव लड़ता है, तो जाहिर तौर पर वो हर कर्म करेगा, एन केन प्रकारेण उसको जीतना है। और चूंकि जीतने के आधार पर ही सरकार का फॉर्मेशन होता है, इसलिए दलों को भी ये देखना पड़ता है, ये दलों की विवशता भी है। क्योंकि अगर दल इस जाति और धर्म को नहीं देखेंगे तो ये जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है वो नहीं चल पाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम इलेक्शन के में जो खर्च हो रहा है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। ये दुर्भाग्य की बात है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो भी हुए इस देश में, वो इलेक्शन कमीशन के स्तर पर तो हुए हैं। टू कंडक्ट, इट हेल्प्स द इलेक्शन कमीशन इन कंडक्टिंग इलेक्शन, बट इलेक्शनल रिफॉर्म कभी भी नागरिकों के स्तर पर नहीं हुआ है। अगर वो होने लगेगा तो शायद मैं ये कह सकता हूँ, ये ख़त्म तो नहीं हो पाएगा, लेकिन शायद धर्म और जाति की जो भूमिका होती है वो थोड़ी कम से कम होती चली जाएगी। ये तो ये तय है कि इस चुनाव में भी, पहले के चुनाव में भी और आने वाले भी चुनाव में जब तक ये नहीं होगा, जाति और धर्म के आधार पर विभेद होंगे और जाति और धर्म के आधार पर मोबिलाइजेशन होगा, और उस मोबिलाइजेशन से जाहिर तौर पर किसी को लाभ होगा, किसी को आज लाभ होगा तो किसी को कल लाभ होगा। जो लोग आज कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, उन्होंने इसी का लाभ पहले भी तो लिया हुआ है। तो ये तो रामायण की एक पंक्ति है, ठीक है सर। कोबर छोट कहत अपराधु, तो ये तो सब कोई उसमें मिले हुए हैं, कौन किसको कहा जा सकता है, ये सोचने का प्रश्न है। ठीक है, आप लोगों ने, बच्चों ने स्पेशली अपने व्यूज़ रखे, अपनी राय रखी, थैंक यू सो मच। आएगा 4 को रिजल्ट आ जाएगा, अपने आप जनता फैसला करेगी सर, देखते हैं क्या होता है। देखते रहिए वोट भविष्य का।